सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। मैं सोमवीर आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया था, पार्ट 1, वो आपको बताया जा चुका है। यदि इस पार्ट 1 के बारे में हम बात करना चाहें तो पार्ट 1 में आपको यहाँ पर बता दिया गया था कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो भी भारतीय संविधान में हमें प्रदान किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स है इसका मीनिंग आपको बता दिया गया था फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में। इसके साथ में इनकी हिस्ट्री आपको बता दी गई थी कि मौलिक अधिकार है, राइट्स हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। इसके साथ में आपको यहाँ पर भारतीय संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में भारतीय नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो कहाँ तक किस प्रकार से आर्टिकल्स में दिए गए हैं, वो बातें हमने इसका जो पार्ट 1 था मौलिक अधिकारों का, उसमें आपको बताया गया था। यहाँ पर मीनिंग के बारे में आपको बताया गया था। जैसे थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में आपको बताना चाहें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अधिकार है, अधिकार वे परिस्थितियाँ हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपनाकर अपने सामाजिक जीवन है उसका व्यक्तित्व का विकास वो करता है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि किस प्रकार से इतिहास है, मानव सभ्यता जब से उत्पन्न होती है तभी से ही अधिकार यहाँ पर अस्तित्व में आ जाते हैं। पितृस्तात्मक परिवार है, मातृस्तात्मक परिवार है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है, फिर यहाँ पर देवी सिद्धांत है। इस प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए वो अधिकारों की उत्पत्ति के बारे में ही थे। अमेरिकन क्रांति होती है, उसके बाद में संविधान उनका लागू होता है और वहाँ के नागरिकों को फिर बाद में संवैधानिक संशोधन करके वो मौलिक अधिकार, उनको बिल ऑफ राइट्स दिए जाते हैं। और इसके साथ में फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये बातें आपको पहले वीडियो में बताई जा चुकी हैं, मैंने आपको ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको बताया गया था कि यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण पार्ट 2, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में आपको बता दिया गया था, राइट टू इक्वलिटी। ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल यहाँ से 14 से लेकर और यहाँ पर 18 तक, इसके बारे में आपको जानकारी बता दी गई थी। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया था कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, और यहाँ पर है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक जो स्वतंत्रता है, ये यहाँ पर आर्टिकल आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, इसके बारे में बात की जाएगी। और इसके बाद में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये भारतीय संविधान का जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और नेक्स्ट या लास्ट जहां पर जो मौलिक अधिकार हमारा जो मिला हुआ है वो है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये है आर्टिकल 32। इसमें इन आर्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। एक और राइट्स था यहाँ पर, राइट टू प्रॉपर्टी, और वो था यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी था, वो था यहाँ आर्टिकल, यदि हम बात करना चाहें तो आर्टिकल था यहाँ पर 31। इसको भारतीय संविधान से 44वां एक संशोधन, अमेंडमेंट था, संवैधानिक संशोधन था, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद में इस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान है उस संविधान से निरस्त कर दिया गया। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये 44वां संवैधानिक संशोधन है, ये कब पास किया गया? इसको आप हमें अभी जो लाइव चल रहा है इस दौरान भी आप बता सकते हैं, बाद में भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन कब पास किया गया? इससे प्रीवियस वीडियो था, उसमें भी इसके बारे में आपको मैंने जानकारी उपलब्ध कराई थी।
ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमें बात करती है स्वतंत्रता के बारे में, कि कोई भी भारत का नागरिक है वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार से यहाँ पर जो बाउंडेशंस हैं, क्या उसको अधिकार मिले हुए हैं, राज्य सरकार है वो कहाँ तक उसको प्रतिबंधित कर सकती है, इनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। ये यहाँ पर आर्टिकल 19 है। इस आर्टिकल 19 के अनेक यहाँ पर पार्ट बने हुए हैं, विशेषकर 7 पार्ट्स में यहाँ पर हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में भारत का संविधान बात करता है। और इसमें जो सबसे पहला आता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध यहाँ नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में ये बात करता है। जैसे इसमें आप ये मान सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान के माध्यम से ही भारतीय संविधान में यहाँ पर जो आप प्रेस, वर्तमान समय में अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आप जो देखते हैं वो इसी आर्टिकल के अनुसार छपवाए जाते हैं, या कोई लोग हैं वो नया अपना छापना चाहता है, अखबार निकालना चाहता है, ये इसी आर्टिकल के अनुसार सब कार्य होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको कहीं पर लग रहा है कि कोई सरकार गलत कार्य कर रही है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे देश का संविधान है वो हमें प्रदान करता है। अभिव्यक्त कर सकते हैं विचार अभिव्यक्त, और ये स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार बोलने की स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये यहाँ पर भारत का संविधान प्रदान करता है। इसके बाद में यहाँ पर आर्टिकल 19 है, 19 का 1 है और इसमें है बी, असेंबल विदाउट आर्म्स, कि भारत के जो नागरिक हैं वो बिना हथियारों के एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी हमारे देश का जो संविधान है वो हमें प्रदान कराता है कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं वो स्वतंत्र हैं, यहाँ पर उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो बिना हथियारों के एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। एक जानकारी आप यहाँ पर और रख लीजिएगा, जैसे जो भी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या हड़ताल करने की जो स्वतंत्रता है वो भारतीयों का मौलिक अधिकार है? नो, हड़ताल करने की जो स्वतंत्रता है वो भारतीयों का मौलिक अधिकार नहीं है। भारत का संविधान तो ये अधिकार प्रदान कराता है कि आप असेंबल हो सकते हैं, आप यहाँ पर एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं, और वो भी कैसे? विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। तो बिना हथियारों के एक स्थान पर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता ये भारत का संविधान हमें प्रदान कराता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है मेक, आर्टिकल 19 उसका 1 है और ये यहाँ पर है सी, मेक एसोसिएशन एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भारत के जो समस्त नागरिक हैं वो अपनी संघ या समुदाय या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्थाएं हैं, वो स्थापित करने का अधिकार उनको प्रदान किया गया है। जैसे उनको लग रहा है कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके माध्यम से वो उनके हितों के बारे में बात करें, तो ऐसे संघ या समुदाय बनाए जा सकते हैं। इसकी परमिशन हमारे संविधान का जी आर्टिकल 19 है, ये हमें प्रदान कराता है। मेक एसोसिएशंस एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये कॉलम है। इसको जैसे वर्तमान समय में यदि हम बात करना चाहें तो हैफेड है, वो भारत में सबसे टॉप में चल रहा है, उसके बाद में अमूल है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये बनाने का अधिकार भी हमारे देश का जो संविधान है वो हमें प्रदान यहाँ पर कराता है। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं मूव फ्रीली, कि भारत के जो नागरिक हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और बिना किसी बाध्यता के। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ऊपर के पॉइंट्स के अनुसार आप समझना चाहें तो सबसे पहले तो क्या होगा, मान लीजिएगा आप कोई सरकार है उसकी आलोचना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये अधिकार दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार आपको प्रदान किया गया। विचार अभिव्यक्त आपने किए, उसके बाद में हो सकता है आप विचार अभिव्यक्त करें तो कुछ लोगों का ग्रुप तो होगा, वहाँ पर एक समूह वहाँ इकट्ठे होंगे, तो उस ग्रुप को वहाँ पर असेंबल होने की स्वतंत्रता भी हमारे यहाँ पर भारत का संविधान प्रदान
कराता है। अब वो लोग इकट्ठा हो गए तो फिर वहाँ पर आपका प्लान हो सकता है कि क्यों ना एक संघ या समुदाय बना लिया जाए, कोई राजनीतिक दल बना लिया जाए या कोई ऐसा संगठन बना लिया जाए जो हमें हमारे अधिकारों के बारे में बात करेगा। तो ये मेक यूनियन एंड एसोसिएशंस बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की गई है। फिर आपका प्लान हो सकता है कि हम अपने संगठन को न केवल एक क्षेत्र तक सीमित रखेंगे बल्कि पूरे भारत में इसको फैलाएंगे। तो इसके लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, निश्चित रूप में आप जाएंगे। तो इसकी स्वतंत्रता भी यहाँ पर भारत का जो संविधान है वो प्रदान कराता है। आर्टिकल 19 सब क्लास यहाँ पर ये 1 और डी ये यहाँ प्रदान कराता है कि भारत के किसी भी भाग में जाने की स्वतंत्रता, मूवमेंट करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे ऐसा नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिएगा आप यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और आप कहीं जाना चाहते हो और रास्ते में सपोज कीजिएगा आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, रास्ते में पंजाब आता है, तो पंजाब में आते ही कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप पंजाब के नहीं हैं, आप हरियाणा के, आप नीचे उतर जाएं, इसमें केवल पंजाब के लोग रहेंगे। नो, ऐसी कोई यहाँ पर बाध्यताएं नहीं होंगी। यद्यपि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई, जैसे अभी महामारी चल रही है, उस कंडीशंस में अलग अलग जो स्टेट्स हैं और वो कंडीशंस हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े समय तक रहेंगी। ये जो स्वतंत्रता है वह कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड भी की जा सकती है। कहीं पर धारा 144 लगा दी गई और आप कहें कि नहीं, मुझे तो स्वतंत्रता प्रदान है, मैं भारत के किसी भी भाग में जा सकता हूँ, वहाँ पर रह सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड भी किया जा सकता है, इसको स्थगित किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है और वो है ये सेटल एंड रेजिड, कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, आपका प्लान हो गया कि ये अच्छा प्रदेश है, ये अच्छा कोई राज्य है, तो क्यों ना यहीं पर रहा जाए, तो वहाँ पर आप उस स्थान पर रहने की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की गई है। ये स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रॉपर्टी स्वतंत्रता के बारे में बात करता था ये भी, और राइट टू प्रॉपर्टी आपको ऊपर भी बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि भारत का जो संविधान है उस संविधान का आर्टिकल यहाँ पर है 31, ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था, लेकिन इसे 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1978 में इसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में अभी राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्रदान की गई थी, ये भी अब ये स्वतंत्रता है ये भारत के नागरिकों को प्रदान नहीं की गई है, तो इसकी भी आप जानकारी रखें। इसको भी इसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। इसके बाद में यहाँ पर आता है चूज एनी ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस, कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं वो कोई भी अपना व्यवसाय है, कोई भी ऑक्यूपेशंस हैं वो अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति परंपरागत रूप में कोई कार्य कर रहा है उससे वही कार्य करवाया जाएगा, नो, वो स्वतंत्र हैं अपना कोई भी व्यवसाय अपनाने के लिए। कोई किसान है वो किसानी का कार्य छोड़कर कोई दूसरा कार्य भी कर सकता है, ये स्वतंत्रताएं वहाँ पर उनको दी गई है। ऐसा नहीं है किसान है तो उसके वंशज भी यहाँ पर किसानी का ही कार्य करेंगे, नो, ऐसी कोई यहाँ पर बाध्यताएं नहीं होंगी। ये स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जो देश की सुरक्षा के मामले में और नैतिकता से संबंधित नहीं है, वे कार्य करने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जा सकती हैं। जैसे कोई हो सकता है कि कोई कहे कि मुझे तो हथियारों की फैक्ट्री डालनी है, हथियारों की फैक्ट्री लगानी है, हथियार बेचने हैं, ऐसी कोई स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं। इसके लिए फिर सरकार का जो लीगल प्रोसेस होगा, कानूनी प्रक्रिया होगी, वो वहाँ पर पारित करनी पड़ेगी। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोई भी व्यवसाय है, ऑक्यूपेशंस है, वो अपना सकते हैं। ये स्वतंत्रता भारत का जो संविधान है और इसमें आर्टिकल 19 है, इस 19 में हमें विशेषकर 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान की गई है 6 स्वतंत्रताएं हैं। ये यहाँ पर एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा यहाँ पर आपको बताया गया था असेंबल होने की स्वतंत्रता, और वो भी बिना हथियारों के। तीसरा यहाँ पर है ये आपके लिए मेक एसोसिएशंस एंड यूनियन, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है यहाँ पर भारत के किसी भी भाग में जाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है यहाँ पर एक स्थान में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको रहने की स्वतंत्रता, सेटल्ड एंड रेजिड, एक स्थान पर रहने की और निवास करने की स्वतंत्रता, ये प्रदान नहीं की, अभी समाप्त कर दी गई है। छठी जो स्वतंत्रता है वो है चूज एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय
अपनाने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 20, ये जो भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान कराता है, इसमें विशिष्ट जो बात है वो इस प्रकार से है। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 20 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रदान करता है प्रोटेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस। इसमें महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि भारत के जो नागरिक हैं उनको 2 सिद्धि के विषय में यहाँ पर अधिकार प्रदान किया गया है। अपराध की 2 सिद्धि के विषय में नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ऑफ फॉर वायलेंस ऑफ द लॉ इन फोर्स एट टाइम of the commissions of the act charged as an offense। इसको शॉर्ट वे में आप हिंदी में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। वो इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपराधी है वो उसी समय पर माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध के समय, टाइम है यहाँ पर, जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। टाइम है यहाँ पर कि जब तक उस समय पर कोई कानून लागू था और उस कानून का उसने उल्लंघन किया है तो उसे कानून के तहत ही उसको सजा दी जाएगी। तो इसमें एक शॉर्ट वे में आप ये याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ये बात करता है आर्टिकल यहाँ पर 20, अनुच्छेद 20 हमें ये अधिकार प्रदान कराता है। ऑफेंस, जिस समय पर जो अपराध उसने किया और वहां पर जो पेनल्टी वहां पर लगाई गई थी उसी के अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी। ये नहीं है कि उस दौरान तो वहां पर सजा का प्रोविजंस था। जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर हम बात करना चाहें कि कोई पेनल्टी से संबंधित आपको बताना चाहिए कि शुरुआती दौर में जब कानून बना तो वहां पर 5,000 रुपए की जो पेनल्टी थी वो लगाई गई थी। उसके बाद में सरकार ने कानून बनाकर इस पेनल्टी को यहाँ पर 10,000 रुपए कर दिया। तो किसी व्यक्ति पर पुराने वाला केस ही चल रहा है तो उस व्यक्ति पर ये 5,000 की पेनल्टी का ही केस अप्लाई होगा। ये नहीं कि सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करके और यहाँ पर 10,000 कर दिया है, क्योंकि केस यहाँ पर पुराना था। तो पुराने समय का ही जो वहाँ पर जो कानून था उसी को यहाँ पर आधार माना जाएगा। तो उस पर 5,000 का ही जुर्माना लगेगा, न कि नए कानून के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगेगा। तो ये यहाँ पर बात करता है। उसके बाद में है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड निस्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी एक व्यक्ति है उसको एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे किसी ने कोई एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको एक अदालत ने सजा दे दी, फिर जैसे सपोज कीजिएगा एक हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने भी सजा दे दी, राजस्थान का कोई हाई कोर्ट है उसने भी फिर उसको सजा दे दी। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। इसके बारे में भी आर्टिकल 20 है वो बात करता है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लाइड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति है उसको अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसके बारे में यहाँ पर ये 3 प्रोविजंस यहाँ बताए गए हैं। पहले में जो बताया गया है वो सिंपल वे में बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। और इसी में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया कि उस दौरान जो पेनल्टी उस पर बनती है वही पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी जिस दौरान वो कानून उसने उल्लंघन किया, तो उसी पेनल्टी के अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी। इसी में बात करता है। दूसरे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि वहां पर एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उसको सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरा यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यहाँ पर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 है वो बात करता है प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है लाइफ के बारे में, अपने जीवन का अधिकार उनको प्राप्त है, साथ में उनकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं हैं वो भी उनको प्रदान की गई है। तो व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और उनके जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 है ये प्रदान
करता है। इसमें दो प्रकार से यहाँ पर जैसे बताया गया है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। विशेषकर इसके बारे में हम यहाँ पर बात करना चाहें तो सिंपल सा ही है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही, एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से, जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अन्य किसी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में ये बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति है उसको उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय कि कानूनी प्रक्रिया के तहत। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कानून के तहत तो किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो एट द प्रेजेंट टाइम भारत में जो फांसी है उसका प्रोविजंस तो है, मृत्युदंड की सजा का प्रावधान तो भारत में है, आईपीसी में इसके बारे में बात करती है। और ये यहाँ पर जो 302 है, धारा 302, इसमें रेयर टू रेयर केस में यहाँ पर फांसी का जो प्रावधान किया गया है कि रेयर, विचित्र से विचित्र जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से तो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है, अदरवाइज कोई अन्य तरीके के माध्यम से किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें आप एक जानकारी और रख लीजिएगा, यहाँ पर आर्टिकल ही है, ये आर्टिकल जैसे आपको बताया गया है 21, और इसका ही एक सब पार्ट आता है आर्टिकल 21 उसका ए। ये बात करता है यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 21 सब क्लास 1 ये शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है। 2002 में राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, वो भारतीयों का मौलिक अधिकार हो गया है। और इसी मौलिक अधिकार के आधार पर ही यहाँ पर भारत के जो नागरिक है वो अपने शिक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शुरुआती दौर में राइट टू एजुकेशन है वो मौलिक अधिकार नहीं था। ये 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन है वो प्रस्तुत किया गया था, और इस 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत के नागरिकों को राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार प्रदान उनको किया गया। इसके बाद में यहाँ पर आर्टिकल आता है यहाँ पर 22, अनुच्छेद 22 है, ये भी भारत के नागरिकों को अनेक प्रकार की जो यहाँ पर अपराध के रिगार्डिंग ही है और ये प्रोटेक्शंस प्रदान यहाँ पर करता है। अनुच्छेद 22 जो संरक्षण प्रदान करता है भारत के नागरिकों को, किस प्रकार से है, यहाँ पर 3 प्रकार से संरक्षण भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो बातें की गई हैं वो आप इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपराध, किसी व्यक्ति से या वहां पर कोई व्यक्ति है उससे कोई अपराध हो गया है या कोई अपराधी व्यक्ति है, निश्चित रूप में किसी भी वेग में आप इसको मान सकते हैं, या निर्दोष है जो भी है, उस पर अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले यहाँ पर उसके अपराध बताया जाएगा कि आपने इस प्रकार से कोई अपराध किया है और इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर भारत का जो संविधान है वो अधिकार प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना यहाँ पर उसको निश्चित रूप में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान करता है आर्टिकल 22। इसी आर्टिकल में ही यहाँ पर प्रदान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति है उसको अपनी मनपसंद का जो वकील है, एडवोकेट है, वो करने की स्वतंत्रता भी उसको प्रदान की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई अपराध हो गया और उसको ये कह दिया जाए कि आप अपना कोई मनपसंद वकील नहीं करेंगे, आपने तो बहुत जघन्य अपराध किया है। तो ऐसी कोई यहाँ पर नहीं है। अपराध हो गया है तो उस अपराधी व्यक्ति को भी यहाँ पर अपना निश्चित रूप में अपना चॉइस के अनुसार एडवोकेट, वकील है, वो चुनने का अधिकार यहाँ पर किया गया है। इस दो वे में आप यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। एक यहाँ पर होता है मुलजिम और एक होता है मुजरिम। मुलजिम शुरुआती दौर में होता है जिस पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, और मुजरिम होता है जिस पर अपराध सिद्ध हो गया होता है। तो उसमें में तो कोई भी मुलजिम है, मुलजिम यहाँ पर संदर्भ समझ लीजिएगा, ऊपर जो भी आपको बताया गया है, जो भी मुलजिम है उस मुलजिम को जिस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है उसको यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो अपने गिरफ्तारी होने का कारण यहाँ पर पूछ सकता है, साथ में वो अपना मनपसंद वकील कर सकता है, साथ में यहाँ पर उस व्यक्ति को 24 आवर्स
24 घंटे के अंदर अंदर उसको जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता भी यहाँ पर प्रदान की गई है कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि यदि उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट होगा, यहाँ पर दे रखा है कि necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond and the said without the authority of the magistrate। इसमें सिंपल वे में आपको बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट नियरेस्ट जो भी कोर्ट होगा उसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक जानकारी आप यहाँ पर और रख लीजिएगा कि जो ये यात्रा है इस यात्रा को काउंट नहीं किया जाता है 24 घंटे में, इसको आप जानकारी रख लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिएगा कोई व्यक्ति है और उसको मुंबई से अरेस्ट किया गया है, मुंबई से और मान लीजिएगा हरियाणा में उसको ला रहे हैं, तो उस वे में उसकी जो यात्रा का समय है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसको आप जरूर जानकारी रख लीजिएगा। फिर अपनी नॉलेज के लिए इसमें जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप जरूर याद रखें। पहला जो यहाँ पर आपको बताया गया है वो है यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने से पहले उस व्यक्ति को उसका अपराध बताएगी। दूसरा है यहाँ पर कि वह अपना मनपसंद वकील कर सकता है। तीसरा यहाँ पर है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट होगा वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 22 है, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो बात करता है विशेषकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है और यहाँ पर फोर्सिड लेबर है उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर प्रोहिबिटेड किए गए हैं, किसी प्रकार से इनके ऊपर यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसको बेगार पर नहीं रखा जाएगा। बेगार का यहाँ पर अर्थ है बिना कीमत दिए नहीं रखा जाएगा। और साथ में यहाँ पर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव व्यापार है उसका यहाँ पर प्रतिबंध किया गया है। जैसे दास प्रथा को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम है वो स्लेवरी सिस्टम यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। भारत का संविधान इस दास प्रथा को टोटली इस आर्टिकल के अनुसार समाप्त करता है कि कोई भी व्यक्ति है उससे बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जाएगा। साथ में यहाँ पर उसका व्यापार भी नहीं किया जाएगा कि मानव है उसका व्यापार नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। इसके बारे में जो बात करता है आर्टिकल 23 यहाँ पर बात करता है। इसके साथ में यहाँ पर राज्य के लिए भी बात करता है कि राज्य अपने इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि कोई भी किसी प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो यहाँ पर नहीं हो पाए, ऐसे कोई कानून यहाँ पर प्रिवेंशन से पब्लिक पर्पज के लिए यहाँ पर बनाएगा। इसके बारे में भी ये आर्टिकल 23 है, ये बात करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पर अनुच्छेद 24 प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। अनुच्छेद 24 है, ये यहाँ पर बात करता है कि किसी भी प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर आर्टिकल 24 है वो बात करता है। तो अनुच्छेद 24 विशेषकर जो वर्णन यहाँ कर रहा है वो यही है कि कोई भी छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 14 वर्ष की एज से कम के जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार से जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, उनसे कोई वर्क यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा। ये यहाँ पर आर्टिकल 24 है, ये बात करता है। साथ में इसके लिए आप एक जानकारी और रख लीजिएगा आप अपने नॉलेज के लिए कि भारत सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जैसे वुमेन सिक्योरिटी के लिए आप सभी जानते ही हैं 1091 नंबर जारी किया गया है महिला सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1098। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार से किसी ढाबे में या कहीं पर कोई ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे से बलपूर्वक कार्य करवाया जा रहा है, इसकी एज 14 वर्ष से कम है, तो उस वे में यहाँ पर इस नंबर पर कॉल की जा सकती है। यह आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 24। और इस आर्टिकल का महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसके संरक्षण में एक व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने कार्य किया था, एक मूवमेंट उनके माध्यम से चलाया गया था। मूवमेंट का नाम था बचपन बचाओ। 2014 में
उस बचपन बचाओ मूवमेंट के कारण ही उस व्यक्ति को, भारत के व्यक्ति थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये नोबेल प्राइज है ये किस व्यक्ति को मिला था। यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूसुफ मलाला जई, जो पाकिस्तान की यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट थी, उसको, और यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल प्राइज यहाँ पर प्रदान किया गया था। और बचपन बचाओ जो मूवमेंट है वो कैलाश सत्यार्थी के माध्यम से ही चलाया गया था। तो वो यही था, इसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात करता है। और ये टोल फ्री नंबर है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, 1098, इस पर कॉल की जा सकती हैं। छोटे बच्चे हैं उनको फोर्सिड लेबर से बचाने के लिए। इसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। और इसमें जैसे आपको 23 और 24, इसके बाद में यहां पर हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो राइट है ये है भारतीय नागरिकों को जो प्रदान किया गया है। इसमें यहाँ पर प्रत्येक जो आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भारत के समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इन्हीं आर्टिकल के आधार पर ही कहा जाता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश माना जाता है। किस प्रकार से है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कंसेंट्स एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस ऑफ रिलीजन्स, ये यहाँ पर अधिकार प्रदान किया गया है कि भारत के जो नागरिक हैं वो कोई भी धर्म आचरण कर सकते हैं, कंसाइंस कर सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। फ्री प्रोफेशंस, उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, एंड प्रोपोगेशन, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। जैसे आपको लग रहा है, विशेषकर कि आप किसी भी रिलीजन के मानने वाले हो और आपको लग रहा है कि ये रिलीजन ठीक नहीं है, तो मान लीजिएगा आप ए रिलीजन में हैं, आपको लगा कि ये रिलीजन ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर बी रिलीजन में जा सकते हैं। बी में भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो सी में जा सकते हैं, सी में भी आपको नहीं है तो वापिस ए में आ सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के समस्त नागरिकों को ये आर्टिकल है, आर्टिकल 25 प्रदान कराता है कि भारत के समस्त नागरिक स्वतंत्र हैं, कोई भी अपना रिलीजन है, कोई भी धर्म है वो अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण वो कर सकते हैं। आर्टिकल 25 ये बात करता है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करना चाहें तो वो है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 है, ये जो बात करता है मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं वो कोई भी धर्म है उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है। जैसे कोई धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपनी स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंध वो कर सकते हैं, प्रचार प्रसार आपको ऊपर ही बता दिया गया है अनुच्छेद 25 में के अनुसार कर सकते हैं। इसमें जो बात की गई है कि आप उनका प्रबंध कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, आर्टिकल 26 इसके बारे में बात करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये आर्टिकल भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के नागरिकों के लिए। एट द प्रेजेंट टाइम तो और भी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसमें जो बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति है उस पर किसी प्रकार से कोई रिलीजियस टैक्स है, धार्मिक कर है, वो नहीं लगाया जाएगा। जैसे आपने प्राचीन समय में यहाँ पर आपने सुना हो कि जजिया कर लगाया जाता था कि जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं उनके ऊपर कर लगाया जाता है कि आप यदि मुस्लिम एरिया में रह रहे हैं और आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम जजिया कर के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर कोई प्रोविजंस नहीं किया गया है। पहले कह दिया गया है कि भारत के जो नागरिक हैं उन पर किसी प्रकार से कोई रिलीजियस जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं सामान्यतः जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं और उनके ट्रस्ट जो बने हुए हैं उनके ऊपर यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं उनके ऊपर कोई टैक्स यहाँ नहीं लगाया जाता है इसी आर्टिकल के अनुसार। इसके साथ में इसमें ही एक प्रोविजंस किया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को यहाँ पर धार्मिक चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया
जा सकता है। जैसे भारत के नागरिक हैं, वो स्वतंत्र हैं, किसी धार्मिक कार्य के लिए चंदा देना चाहें तो दे सकते हैं, उनका मन कर रहा है नहीं देना तो वो नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं उनको प्रदान की गई है कि कोई व्यक्ति है उसको धार्मिक चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल है, ये यहां पर बात करता है। अनुच्छेद 27, कोई व्यक्ति है रिलीजियस टैक्स नहीं दिया जाएगा और कोई भी यहाँ पर जो डोनेशंस होता है, धार्मिक चंदा है, वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वर्तमान समय में भारत के लिए भी एक बड़ा प्रासंगिक विषय आप इसको मान सकते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं उनको धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यहां पर उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वे में आप इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, सरकार से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उनमें रिलीजियस एजुकेशन है वो नहीं दी जाएगी। आर्टिकल बात करता है धार्मिक शिक्षा की मनाही, आर्टिकल 28 बात करता है। इसके साथ में आप यहां पर एक जानकारी और रख लीजिएगा कि इसी में ही एक सब क्लास और आता है, वो बात करता है कि भारत के जो नागरिक है उनको रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ये बात तो कॉमन से यहाँ की गई है। आगे जो बात करता है वो यही करता है कि भारत के जो पढ़ने वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक हैं, उनकी सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। शॉर्ट वे में आप इसको यहाँ याद रख सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं प्लस में सरकार के माध्यम से सहायता प्राप्त है, सरकारी एडिड जो भी है, उन संस्थाओं में किसी भी प्रकार से रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ये टोटली आर्टिकल 28 से ये बात करता है। साथ में यहां पर जो बात करता है वो ये है कि कोई निजी संस्थाएं हैं तो उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि उन बच्चों की सहमति के बिना या उनके पेरेंट्स की सहमति के बिना उनको रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके बारे में ये बात करता है एजुकेशन संस्थाओं के बारे में, आर्टिकल 28। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में आप थोड़ा सा आप मान भी सकते हैं कि थोड़ा सा जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो वर्तमान समय में भी भारत में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। जैसे मॉर्निंग टाइम में आपने देखा होगा, आपने प्रार्थनाएं हैं वो आपने गाई होंगी, उस दौरान आप किसी भी रिलीजन के मानने वाले हो, आप कई चाहे कोई धर्म है, उस धर्म में उन प्रार्थनाओं की मनाही भी की गई हो, लेकिन फिर भी आप हाथ जोड़ के या जो भी जिस भी माहौल में आप रह रही हैं, जहाँ पर भी आप उस स्कूल में पढ़ रही हैं, वहाँ पर ऐसी प्रकार की शिक्षाएं वहाँ पर दी जा रही थी। ठीक है, इसके ऊपर भी चैलेंज हो सकते हैं कि ये जो शिक्षाएं दी जा रही हैं ये रिलीजियस एजुकेशन का एक सब पार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अभी चल रहा है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर उनको पीस ऑफ साइलेंस दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर 15 मिनट उनको पीस ऑफ साइलेंस दिए जाते हैं कि मॉर्निंग असेंबली जो होती है उसमें 15 मिनट उनको फ्री कर दिया जाता है कि आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के मानने वाले हो, आपको प्रेयर करनी है, आप किसी अल्लाह, राम, कृष्ण, अल्लाह जो भी है या कोई चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि जो भी बातें आप ध्यान में रख के रखना चाहें, आप उनको अपनाकर 15 मिनट उनको फ्री पीस ऑफ साइलेंस दिए जाते हैं और उसके वे में फिर वो अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, अभी इसके ऊपर एक अलग डिबेट हो सकती है, वो एक अलग क्षेत्र है। फिलहाल जो व्यवस्थाएं की गई हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 28 है वो ये बात करता है संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। साथ में इसके अलावा जो संस्थाएं बच गई हैं तो उनमें उनके पेरेंट्स या पढ़ने वाले बच्चे की अनुमति के बिना उनको जो धार्मिक शिक्षा है वो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसके बारे में आर्टिकल 28 है वो बात करता है। नेक्स्ट जो राइट्स है हमारा, नेक्स्ट जो अधिकार है वो है यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये आर्टिकल आपको जैसे पहले बताए गए थे यहाँ पर आता है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। इसमें ये बात की गई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेंटेन देयर कल्चर, इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्टिकल 29 के बारे में बात करें। आर्टिकल 29 है ये प्रोवाइड करता है दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ये शॉर्ट वे में आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको यहाँ पर भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, संस्कृति, स्क्रिप्ट,
ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको बनाए रखने की स्वतंत्रता उनको प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 है, ये अधिकार प्रदान कराता है माइनॉरिटीज के बारे में, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में। अब अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा हो जाता है, तो इसके बारे में आप मान सकते हैं, एक तो रिलीजन बेस पे है, धार्मिक आधार पर किसी एरिया में उसकी संख्या कम है, और एक यहाँ पर आता है लैंग्वेज बेस पर, भाषा के आधार पर। ये 2 बेस यहाँ पर माने गए हैं। तो माइनॉरिटी के बारे में, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में, धर्म और भाषा, तो उनके बारे में बात करता है कि वो अपनी भाषा है, संस्कृति है और स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार की परमिशंस यहाँ पर अनुच्छेद 29 है वो प्रदान कराता है। इसके साथ में इसी में ही प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति है और वो जब एडमिशन लेने जाता है, दाखिला लेने जाता है, कोई भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, तो उसमें यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में कोई भी यहाँ पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, इन बेस पर कि आपका धर्म ये है तो आपको ये एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी संस्था में, या सरकार से मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, तो उसमें किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, ये नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप इस वर्ग से आते हैं। तो ये परमिशंस भी यहाँ पर जो आर्टिकल 29 है ये यहाँ पर प्रदान करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग है वो यहाँ पर अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी स्क्रिप्ट को बनाए रख सकता है। साथ में उनके साथ में किसी आधार पर जब एडमिशन लेने जाएंगे तो उनके साथ में कोई भेदभाव भी नहीं होगा। ये यहाँ पर बात करता है आर्टिकल 29। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 30, और ये बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी संस्थाएं हैं वो स्थापित कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं, इसके बारे में ये बात करता है। तो यहाँ पर ऑल माइनॉरिटीज जो भी बनी हुई हैं उनको अपनी रिलीजन बेस, लैंग्वेज बेस है वो प्रशासन है वो चला सकते हैं, अपनी चॉइस की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्थापित कर सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल्स जो 30 है ये यहाँ पर अधिकार प्रदान कराता है इन वर्गों को कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकता है। इसी में यहाँ पर बात करता है कि स्टेट है वो किसी प्रकार से जब इनको ग्रांट प्रदान कराता है तो इनके साथ में कोई भेदभाव भी नहीं करेगा। सभी के साथ में जब एक समान ग्रांट वो उपलब्ध करा रहा है तो सभी जो भी संस्थाएं बनी हुई माइनॉरिटीज की उनको इक्वली ग्रांट उपलब्ध कराएगा। इसके बारे में भी ये यहाँ पर बात करता है। तो ये वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उन माइनॉरिटीज को अपनी शिक्षण संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकता है, और राज्य जब उनको ऐड देगा, कोई ग्रांट उपलब्ध कराएगा, कोई अनुदान उनको देगा, तो उसमें राज्य किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बारे में ये आर्टिकल्स है ये बात करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यहाँ पर आर्टिकल 31, और आर्टिकल 31 है वैसे एट द प्रेजेंट टाइम ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है, मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था। ये यहाँ पर भारत के नागरिकों को जो गारंटी प्रदान करता था वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में प्रदान करता था, और राइट टू संपत्ति, जो संपत्ति का अधिकार है वो प्रदान कराता था। लेकिन अभी ये राइट टू प्रॉपर्टी है ये भारत के नागरिक हैं उनको प्रदान नहीं है। ये अभी एट द प्रेजेंट टाइम एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है, और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 30 उसका सब क्लाज है ए, इसमें इसका वर्णन किया गया है। अभी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1978 में इस आर्टिकल को भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया गया था। ये जानकारी आपको पहले ही बताई जा चुकी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्टिकल, आप इसको कह सकते हैं आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 है। इस अनुच्छेद 32 का महत्व इस प्रकार से भी हो जाता है कि इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो यहाँ पर कहा भी है कि ये भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को ही उन्होंने माना है।
किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे आपको ऊपर जो भी अधिकार बताए गए हैं, 5 प्रकार के जो आपको मौलिक अधिकार ऊपर बताए गए हैं, चाहे यहाँ पर समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार हो, इन अधिकारों का यदि आपको हनन होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको किसी हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपील यहाँ पर डाल सकते हैं कि मेरे अधिकारों का यहाँ पर हनन हुआ है, बोलने की स्वतंत्रता हो या जो भी ऊपर आपको बताए गए हैं उनमें से कोई भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल आता है 226, आर्टिकल 226 के अनुसार आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील डाल सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये अपील यहाँ पर की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या आर्टिकल जो 32 है उसी के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो परमिशंस हैं वो यहाँ पर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि आपके इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के प्रलेख जारी करता है, जिसमें से पहला आता है हैबियस कॉर्पस। इसमें जो बात की गई है कि कोई भी पर्सन है, पुलिस ने अरेस्ट वहां पर किया गया है, तो उसको पुलिस के समक्ष या पुलिस ने गिरफ्तार किया तो फिर जज कहता है कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करें। ये बात यहाँ पर करता है। मंडामस में जो बात की जाती है, इनका हम आगे डिटेल्स भी बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, ऑर्डर देता है कि आप इस प्रकार से कोई कार्य नहीं आपको करना चाहिए, इसके बारे में बताता है। प्रोहिबिशंस में सुप्रीम कोर्ट मनाही करता है, जो छोटे कोर्ट होते हैं, कि आप इस प्रकार के मुकदमे न सुने। सेक्रेटरी में ये होता है कि वो उनको प्रतिबंधित भी कर सकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये मुकदमा नहीं है, आपको इस मुकदमे को दूसरे कोर्ट में वहां पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। कोवारंटो में ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लग जाता है। तो इनकी डिटेल्स हम आगे जैसे जानकारी रखेंगे, इनकी डिटेल्स वाइज। जैसे सबसे पहला आता है यहाँ पर जो पहली रिट जारी होती है वो होती है यहाँ पर हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इसका जैसे लिटरेरी आप मीनिंग जानना चाहें तो यू मे हैव द बॉडी, आपका अपना जो बॉडी है वो यहाँ पर ये बात करता है। साधारण भाषा में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देता है, पुलिस को हो सकती है, यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, कि आप उस व्यक्ति को सशरीर सहित हमें प्रस्तुत करें, बॉडी के साथ में आप प्रस्तुत करेंगे। इससे संबंधित यदि आप जानकारी रखना चाहें तो 2-3 फिल्में भी बनी हुई हैं। जैसे एक पुरानी फिल्म है, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है, हैबियस कॉर्पस के बारे में, जिसमें किसी व्यक्ति है उसको पुलिस कस्टडी में उसको जान से मार दिया जाता है। फिर उसकी वाइफ है वो वहाँ पर क्लेम करती है कि इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यक्ति था, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद में उसकी बॉडी है वो नहीं मिल रही, हमें नहीं पता वो जिंदा भी है या मर गया है। एक फिल्म है यहाँ पर पुरानी यदि फिल्म के बारे में बात करें तो वो रावण राज है। वर्तमान समय में भी एक फिल्म आई हुई थी, ये फिल्म थी यहाँ पर अमेजन प्राइम पर आई थी, यहाँ पर जय भीम। और इस फिल्म में हैबियस कॉर्पस का जो प्रोविजंस हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर ये एडवोकेट की भूमिका में है, सूर्या स्टार के रूप में है, चंद्रू बाद में ये जस्टिस भी बनते हैं, जस्टिस चंद्रू बाद में बनते हैं, एडवोकेट के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो वुमेन होती हैं, इसके हस्बैंड होते हैं, इनको पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और इनको मालूम भी नहीं होता है कि किस प्रकार से वो जिंदा भी है, मर गए हैं। तो इनका केस है, फिर ये जो एडवोकेट हैं चंद्रू, ये वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं और फिर बाद में ये फिल्म में एक अलग संदर्भ हो जाता है। तो फिलहाल टाइम आप इस जानकारी को आप ये रख सकते हैं कि पुलिस है कस्टडी में रख के यदि जान से मार देती है या उनका अपहरण कर लेती है, उसको कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उस दौरान यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस को कि आप उस व्यक्ति को सशरीर सहित पेश किया जाए। ठीक है, तो ये आया हुआ था, इसके बारे में आप जानकारी रखना चाहें तो इसमें इस फिल्म में इसके बारे में बताया भी गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो रिट जारी की जाती है वो होती है प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस का यहाँ पर मीनिंग होता है कि कोर्ट यहाँ पर जारी करता है और इसका अर्थ ये होता है कि जो छोटे कोर्ट होते हैं उनको कोई डिसीजन ऐसा है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो उनको मना करता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
आपका ये काम नहीं है, आप इसको रहने दीजिएगा। उनको प्रोहिबिशंस कर देता है, उनको मनाही कर देता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। उसके बाद में रिट जारी होती है सर्शेरियरी, और इसमें ये होता है कि कोर्ट है वो लोअर कोर्ट जो भी बने हुए होते हैं उनके कोर्ट को जो भी केस बने हुए उनको ट्रांसफर कर सकता है। जैसे हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि, चंडीगढ़ का 2 हाई कोर्ट है, इसके केस को, कोई भी केस यहाँ पर चल रहा है उस केस को यहाँ पर यदि हम बात करना चाहें तो कर्नाटका हाई कोर्ट में या मुंबई हाई कोर्ट में भी वहाँ पर डाला जा सकता है, उसकी सुनवाई वहीं हो सकती है। ये कार्य यहाँ पर इस रिट्स के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि इसमें कोई गलत प्रकार से डिसीजन हो सकता है तो उसको वो रोक देता है और उसको ट्रांसफर कर देता है कि आप इसको आगे भेजा जाता है, उसको मनाही कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें तो को वारंटो जिसे हम कहते हैं, किस अधिकार से सामान्यतः कहा जाता है, और इसमें कोर्ट है वो जो भी पब्लिक ऑफिस होता है, ऑफिसर्स होता है, उसको ऑर्डर देता है कि आपने जो भी कार्य किया है वो किस अधिकार से किया है। क्या भारत का संविधान है या आपके सर्विस रूल हैं वो आपको ये परमिशन देते हैं कि आप इस प्रकार का कार्य करेंगे। तो ये को वारंटो है, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसमें जो भी ऑफिस कोई व्यक्ति अपने उस पद का दुरुपयोग करता है तो उसके पूछता है कि आपने ये जो कार्य किया वो किस अधिकार से किया। इसको हम को वारंटो के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से ये तो अभी हमने जो बात की थी ये अधिकारों के क्लासिफाइड जो राइट्स बने हुए हैं, वर्गीकृत अधिकार थे, उनके बारे में हमने बात की। अभी हम जो बात करेंगे आगे ये है अवर्गीकृत मौलिक अधिकार ही है। जैसे आपको शुरुआती दौर में ही बताए थे 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमने क्लासिफाइड जो मौलिक अधिकार थे उनके बारे में आपको बताया गया था, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक इनमें आपको जानकारी दी गई थी। अभी यहाँ पर है आर्टिकल 12 और उसके बाद में 13 और उसके बाद में 33, 34, 35, ये अनक्लासिफाइड फंडामेंटल राइट्स है, इनके बारे में भी हम जानकारी रख लेते हैं। एक जो सबसे पहला आर्टिकल वर्गीकृत में आता है वो यहाँ पर आता है 12, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 में स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत सरकार में क्या क्या यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जैसे भारत सरकार में यहाँ पर जो हमारी संसद है, संसद का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है उसके बारे में भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में ये बातें करता है। स्टेट की जो टेरिटरीज हैं वो भी यहाँ पर शामिल की जाएंगी, संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर शामिल की जाएंगी। इसके बारे में आर्टिकल 12 है वो ये बातें करता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में ये बात करता है। भारत सरकार का एरिया कहाँ तक है उसके बारे में ये बात करता है। इसके बाद में आर्टिकल 13 है, ये जो बात करता है ये भारत के जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में बात करता है कि इससे पहले के जो मौलिक अधिकार यहाँ भारतीयों को जो प्रदान यहाँ पर किए गए हैं उनके रिगार्डिंग ही है कि कोई भी ऐसा कानून या आदेश प्राचीन समय का कोई बना हो या वर्तमान समय में सरकार ने कोई लागू किया हो, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा यदि वो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होता है। शॉर्ट वे में आप इसको याद रख लीजिएगा कि यह तो प्राचीन समय में किसी कोई कानून अस्तित्व में हो उसका कोई महत्व नहीं है, ये बात करता है। और यदि वर्तमान समय में सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट हो तो उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस आर्टिकल के अनुसार रद्द कर सकता है, आर्टिकल 13 के अनुसार। तो ये बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद में आर्टिकल 33 है, ये जो बात करता है ये संसद है हमारे देश की, उस संसद को विशिष्ट प्रकार से अधिकार प्रदान यहाँ पर करता है। हमारे देश की जो भी संसद है, भारत की जो संसद है वो यहाँ पर आर्मी से संबंधित रूल और रेगुलेशन है वो बना सकती है। ये अधिकार हमारी देश की संसद को प्रदान किया गया है। कोई भी इंटेलिजेंस से संबंधित अलग रूल और रेगुलेशन बना सकती है, उनके संचालन के लिए अलग रूल और रेगुलेशन बना सकती है। तो ये आर्टिकल, ऊपर के जो आर्टिकल हैं वो संसद को यहाँ पर प्रतिबंधित भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में ये बात करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 34 जो बात करता है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से इनके रेस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है कि किसी भी प्रकार से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स है और यहाँ पर यदि किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है
विशेषकर ये मार्शल लॉ की कंडीशंस में हम बात करते हैं, जिसे हम मिलिट्री लॉ कहते हैं। यदि मिलिट्री लॉ लगा दिया जाता है तो उन कंडीशंस में वहाँ पर नागरिकों के जो कुछ अधिकार हैं वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड किए जा सकते हैं, और जो कोई व्यक्ति उनको तोड़ता है तो उनको सजा भी दी जा सकती है। इसके बारे में आर्टिकल जो 34 है वो बात करता है। इसके बाद में आर्टिकल 35 है, ये जो बात करता है ये विशेषकर संसद के रिगार्डिंग ही है कि आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 का सब क्लास 3, आर्टिकल 32 और 33 ये प्रोवाइड कराते हैं संसद इनके संदर्भ में कानून बना सकती हैं। अदर्स कोई जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो इसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। तो इसके बारे में ये बात करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको जानकारी दी है। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।